नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार, प्रोफेसर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल, पंजाब। यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में 2 दिवसीय कार्यक्रम जिसका नाम है टर्निंग फूड इनटू वेलनेस, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक एक्सेलेंसिया। इस प्रोग्राम में पूरे हिंदुस्तान के नामी इंडस्ट्री के लोग और एकेडमिक्स से लोग यहाँ पर आए हैं और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोगों का काम है कि फूड टेक्नोलॉजी के बारे में आज के ज़माने में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हर एक्सपर्ट अपना अपना विचार है वो रखेंगे। अब हम प्रीति से कहते हैं कि प्रीति आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि क्या किया जा सकता है फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू डॉक्टर प्रद्युमन। आई एम डॉक्टर प्रीति पंत, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, विलियम कैरी यूनिवर्सिटी शिलोंग, and I am an entrepreneur also. My organization, International Institute for Technical Teachers, which is a MSME registered organization, and I am additional director there. So आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं प्रद्युमन सर, और सब लोगों से जितने हमारे एक्सपर्ट्स आए हैं आज उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे और जिससे कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और उनके एक्सपीरियंस के द्वारा हम सब जान सकें कि फूड टेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या स्कोप है, क्या इसका स्टूडेंट्स जो हैं आगे क्या करियर बना सकते हैं, या कुछ एक एक्सपर्ट जो है वो हमारे ऑर्गेनिक के फील्ड से हैं, सरकार की योजनाएं हैं फूड टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बारे में हम लोग अभी सारे एक्सपर्ट से एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर मनीष त्यागी सर हैं यहाँ पर। प्रोफेसर मिस्टर मनीष त्यागी डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट है एक्सेल फूड कंपनी के। तो आइए हम अब चलते हैं श्री मनीष त्यागी जी के पास और उनसे जानते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी क्या है। धन्यवाद डॉक्टर प्रद्युमन और डॉक्टर प्रीति। जैसा आपने भी बताया, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्सेल फूड कंसल्टेंट्स, हम फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में परामर्श, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए, गुणवत्ता सुधार के लिए और जो फूड टेक्नोलॉजी की शिक्षा है उसके विषय में हम परामर्श और सलाह प्रदान करते हैं। जो मेरा पुराना अनुभव है, जिस हेड टेक्निकल में डेल मोंटे फूड्स में थे हम, भारतीय डेल मोंटे फूड्स इंडिया कंपनी के तत्वाधान में, या सिट्रस प्रोसेसिंग इंडिया में हम सिट्रस जूस कंसनट्रेट और सिट्रस प्रोडक्ट बनाते थे। तो वहाँ पे मेरा जो हेड ऑपरेशंस का, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस का जो रोल था, उसमें हमने जो अलग अलग आयाम है उद्योग के वो हमने देखे। लेकिन एज सच फूड टेक्नोलॉजी को यदि हम देखें तो ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और फूड जिस तरह से एक आवश्यक तत्व है हमारे जीवन का, जो हम खाते हैं और जो जीने के लिए आवश्यक है, वो सब फूड है। अरस्तु के अनुसार तो आदर्श स्थिति यह है कि फूड ही हमारा औषधि हो और औषधि फूड हो। तो जब खाद्य, हमारे ऋषि महर्षियों ने सारे उत्तम जो खाद्य पदार्थ थे उनमें फल, सब्जी, कंद मूल, फल के हर तरह का जो उनका चुनाव था जो मनुष्य के सेहत के लिए अच्छा है, तो वो सभी को खाद्य की श्रेणी में रखा। और खाद्य प्रौद्योगिकी का जो लक्ष्य है वो भी मनुष्य जाति को सभी आवश्यक तत्व जो खाद्य के हैं वो खाद्य सुरक्षा के साथ और उसके पोषण तत्व सारे हों, जो उसका अधिक से अधिक उसकी शेल्फ लाइफ, रख रखाव का समय हो, और ये जो उसके जो अनेक क्षेत्र हैं, जैसे उसमें हम देखते हैं कि दुग्ध उद्योग है, डेयरी इंडस्ट्री है, उसके अंदर फल सब्जी है, खाद्यान्न है, उसके अंदर जो हमारे जो पशु उत्पाद भी हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, फिश,
इसी तरीके से जो नया हम जो आज देख रहे हैं फूड इंडस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी में, उसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उसके अंदर जो अभी वो जो नए नए वो चल रहे हैं जिसमें हम जो है फूड बेस्ड मेडिसिन है, तो हम उसमें जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं शरीर की, अलग अलग आयु के हिसाब से अलग अलग उसके स्त्री पुरुष गर्भवती महिला या अलग अलग जो बच्चों के पढ़ते हुए बच्चे बढ़ते हुए बच्चे, उन सब की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो सभी आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी जो जानकारी है प्रयोग है वो सब खाद्य प्रौद्योगिकी में करें और उनको जो है आवश्यक वो उपलब्ध कराएं। अब हम डॉक्टर कमलेश प्रसाद जी से जानना चाहते हैं कि जो बच्चे फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे, वो आगे की तैयारी रिसर्च के एरिया में या फिर नौकरी पेशा में या फिर अपनी इंडस्ट्री खोलने में इस चीजों का क्या योगदान रहेगा, इसके ऊपर जो है आज प्रोफेसर प्रसाद प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद डॉक्टर प्रद्युमन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिसर्च या अनुसंधान किसी भी राष्ट्र विकास की नींव है, और जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा विदित 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, यदि उसे प्राप्त करना है तो अनुसंधान पर पुरजोर प्रयत्न करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए जो +2 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी बच्चे हैं वो पीएचडी में बेसिकली ज्वाइन करते हैं और पूरी निष्ठा से प्रयत्न करते हैं कि अनुसंधान की क्या आयाम को सेलेक्ट करा जाए जिससे कि वो देश की विकास, पर्सनल विकास और प्रौद्योगिकी विकास में सहयोग कर सके। जहाँ तक +2 के बच्चों का सवाल है, यदि वो बच्चे अनुसंधान की तरफ अपनी रुझान डालना चाहते हैं तो उन्हें अपना चयन करना पड़ेगा कि किस संस्थान में रिसर्च अच्छी होती है। उसके लिए उन्हें भरजोर प्रयास करनी पड़ेगी और अच्छे संस्थान में ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छे संस्थान में टेक्निकल संस्थान जैसे कि आईआईटी हो, एनआईटी हो, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हो, तो उसमें यदि वो ज्वाइन करते हैं तो अपनी जो परिकल्पना है उसको साकार कर सकेंगे। उसके लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जैसे जेईई मेंस है, जेईई एडवांस है। और जो बच्चे ने बीटेक में, बीई में या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन कर लिया है, उन्हें गेट की तैयारी भी करनी पड़ेगी साथ साथ, जिससे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी संस्थान में ज्वाइन कर सके। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो उन्हें अपने लास्ट ईयर में कुछ संभावनाएं रहती है कि वो रिसर्च कर सके। उन रिसर्च में उन्हें टॉपिक की जानकारी और उस टॉपिक पे काम करने की भरजोर प्रयत्न करने के लिए उन्हें अपने गाइड से और खुद का एक पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग के तहत यदि वो काम करते हैं तो उनकी रिसर्च पब्लिकेशन और पेटेंट तक की संभावनाएं बनी रहेगी। और यदि वो पेटेंट कर लेते हैं, जहाँ भी वो अप्लाई करेंगे उनको वहाँ पे संभावनाएं मिल सकती है। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी में काफ़ी आयाम है जिसमें रिसर्च कर सकते हैं वो, बट रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रास रूट लेवल तक जो व्यक्ति है उसको कुछ फ़ायदा मिले। ऐसा ना हो कि कागजों में रह जाए। रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो पेटेंटेबल हो और मास तक उसकी बेनिफिट जाए। जैसे कि प्री हार्वेस्ट में और पोस्ट हार्वेस्ट दोनों में रिसर्च की काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसे IoT, इमेज
इमेज प्रोसेसिंग, सेंसर टेक्नोलॉजी प्री हार्वेस्ट में यदि लगाते हैं तो वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ ले जाएगा। और संभावनाएं जो प्रोडक्टिविटी है आज के समय में इंडिया प्रोडक्शन में और एकरेज में ऑलमोस्ट विश्व में अग्रणी है, बट प्रोडक्टिविटी की क्षेत्र में ले लें तो वो 10वें नंबर, 11वें नंबर और 5th पोजीशन के बाद ही आता है। यदि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं और उसमें यदि टॉप 5 में आ जाते हैं तो विश्व में जो आज की प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स हो जाएगी इन सेम लैंड ऑफ कल्टीवेशन। सेंसर टेक्नोलॉजी यदि लगा दें तो ऑटोमेशन की तरफ काफ़ी कुछ आ सकता है। जो काम हम मिनटों में कर सेकेंड में, इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसको साकार किया जा सकता है। इवन नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हम डाल सकते हैं। तो इस तरह हम रिसर्च की फील्ड में बच्चों को काफ़ी अग्रणी कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर प्रसाद। अब मैं प्रीति से कहूँगा कि आगे के दो जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं और उनसे जो सवाल जवाब है उसको जारी रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमलेश प्रसाद। और क्या किस तरह अपार संभावनाएं हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास, उनको ज़रूरत है प्री प्लानिंग की और एक डिसीज़न लेकर के वो इस क्षेत्र में उतरें अगर वो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, और इनोवेटिव रिसर्च के बारे में आपने बताया। थैंक यू सो मच। अगले जो हमारे एक्सपर्ट हैं लखनऊ से आए हैं डॉक्टर हरीश कुमार सागर। ही इज़ चीफ इंस्ट्रक्टर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। तो हमने रिसर्च के बारे में जाना अभी, और मुनीश त्यागी सर से हमने फूड टेक्नोलॉजी और उसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में जाना। हरीश कुमार सागर सर से मैं ये जानना चाह रहे हूँ कि गवर्नमेंट की क्या विशेष योजनाएं हैं, स्टूडेंट्स उस पर क्या काम कर सकते हैं, या अगर वो आगे अपनी डिग्री है या रिसर्च कंप्लीट करने के बाद अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए भी कुछ विशेष योजनाएं हैं। तो डॉक्टर हरीश कुमार सागर, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन योजनाओं के बारे में जाने और उनका लाभ उठा सकें। थैंक यू डॉक्टर प्रीति। यूँ तो पूर्व से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कई सारी योजनाएं हैं, परंतु हमारे देश में करीब 25 लाख असंगठित क्षेत्र की छोटी यूनिट्स है जो कि अपना योगदान 75% तक एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। उसमें से 66% ऐसी यूनिट्स हैं जो कि ग्रामीण बेस्ड हैं और उसमें 80% फैमिली बेस्ड अपना काम कर रही हैं। उन यूनिट्स को ढेर सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। उन चैलेंजेस को देखते हुए इसमें इस टाइप से इस योजनाओं को डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, जिसमें कि 60% भारत सरकार की भागीदारी है, 40% उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी रहती है। इस योजना के तहत उन लाभार्थियों को न्यूनतम 10% अपना इन्वेस्ट करना होता है और अधिकतम 40%, बाकी शेष रकम उनको बैंक से लोन लेकर के उन्हें उसमें लगानी होती है। इसमें 35% की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम राशि 10 लाख रुपए ही है। इसमें जो एफपीओज हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी छोटे अपने औजार या इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए पर व्यक्ति 40,000 रुपये तक का उनको सहायता दी जाती है। और इस योजना के अंतर्गत जिनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष और उनकी शैक्षिक अर्हता न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। इस योजना से जो ओडीओपी प्रोग्राम्स इस योजना से जुड़ा हुआ है, ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद, प्रत्येक जिले में जो ऐसी फसलें जो बहुत ही जल्दी ख़राब होती हैं और बहुतायत में वहाँ पर उनका उत्पादन है, उनको फोकस करते हुए उन पर फोकस करते हुए उनको ज़्यादा पहली प्रायोरिटी पर उसमें लिया जाता है और ऐसे उद्यमों को प्रायोरिटी पर लेकर के उनको इसका लाभ दिया जाता है। और इसके लिए डीआरपी नामित किए गए हैं, डीआरपी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। ये डीआरपी जो इसमें इच्छुक अभ्यर्थी होता है उसको
विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, कैसे उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना है, कैसे उसको बैंक से लिंक करना है, कैसे डिपार्टमेंट से उसको लाभ मिलेगा, इसमें तकनीकी जानकारी, उसमें आर्थिक मदद और साथ में मार्केटिंग कैसे हो, इसके लिए भी डिफरेंट टाइप की सहायताएं प्रदान की जाती हैं। धन्यवाद डॉक्टर सागर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शक को बताया है कि सरकारी सहायता और या अनुदान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हम अपना बिजनेस एक नए सिरे से कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं प्रीति से कहता हूं कि जो हमारे अगले एक्सपर्ट हैं उनसे जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। जी डॉक्टर प्रद्युमन, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा एक है कि जिसके द्वारा जो ग्रामीण महिलाएं हैं या युवा हैं वो अपने खुद का अपना काम शुरू कर सकते हैं। और इसमें उनको माइग्रेशन हो रहा है गाँव से शहरों की तरफ या छोटे टाउन से मेट्रो शहरों की तरफ, तो वो माइग्रेशन को रोकने में भी सहायता मिलेगी और जिससे लोग अपने ही गांव शहरों में अपना खुद का काम शुरू कर पाएंगे। इसे एक्सपर्ट है हमारे मिस्टर आरसी पाराशर सर। ही इज़ डायरेक्टर क्वालिटी ऑर्गेनिक इंडिया। 35 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इतने केमिकल्स का यूज़ है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है और अलग अलग जो गांव में जो रॉ मटेरियल हम लोग फार्म से लेते हैं या उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेजिड्यू जो है हम प्रोडक्ट्स में अपने ले रहे हैं, या जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग इंटेक कर रहे हैं उसमें भी अलग अलग तरह के केमिकल्स का क्योंकि उसमें प्रभाव है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर उसका, हमारी स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आज के समय में बहुत सी बीमारियां हैं और हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको डायबिटिक पेशेंट मिलेगा या किसी न किसी तरह की बीमारियों से ग्रसित है। तो कहाँ क्या इसका हमको क्या पुरानी जो हमारी खेती की व्यवस्था थी जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का अब हम नाम दे रहे हैं, जो पहले पुराने समय में लोग इसी तरह से ही खेती करते थे, उसके बारे में हम पाराशर सर से जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसके वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अचीव किया जा सकता है और क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में। तो जिससे कि हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में जानें और अब खुद को हम अपने लाइफस्टाइल में इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ऐड करें और जो केमिकल्स या रेजिड्यू जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं उनसे क्या हमें बचाव मिल सकता है अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ को आते हैं। तो पाराशर सर प्लीज़ आप इसके बारे में बताइए। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए और ये ऑर्गेनिक के बारे में बात करने के लिए। ऑर्गेनिक का संबंध मेरे से काफ़ी पुराना है। तो जब मैंने 2006 में ऑर्गेनिक इंडिया को ज्वाइन किया था और तब से आज तक मैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ हूँ और ऑर्गेनिक को काफ़ी, चूँकि मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में था और मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, एग्रीकल्चर को भी काफ़ी देखा है साइट्स पे जाके, क्योंकि ऑर्गेनिक इंडिया के तो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे खेती खुद ही कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्वालिटी को इस्टेब्लिश किया है, क्वालिटी के मापदंड को इस्टेब्लिश किया है। आज के दौर में ये समझना कि ऑर्गेनिक क्या है और ये कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल फार्मिंग से बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट है, बड़ी अच्छी चीज़ है, हम लोग को ये समझना चाहिए। तो ऑर्गेनिक में अब तक का जो लोगों का मानना है वो ये है कि शायद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसी भी पेस्टिसाइड से फ्री है या किसी भी केमिकल से फ्री है। वो शायद इसकी सही डेफिनेशन नहीं है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की या ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक एज ए वर्ड की। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स जो यूज़ हुए हैं पीछे फार्मिंग में पिछले कुछ दशकों में, जब हमने प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज करना चाहा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं केमिकल्स का, फॉर एग्जांपल DDT, BSC या किसी भी पेस्टिसाइड का जब यूज़ किया गया है तो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो हाफ लाइफ है वो करीब 20 से 25 साल है।
इसका मतलब है कि वो 50% उनका जब डिकम्पोजिशन होगा तो वो 20 से 25 साल लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और हमारे ऑर्गेनिक के जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ या एपिडा इंडिया में या FSSAI से जो आते हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर आप 2 साल किसी भी फील्ड को बिना पेस्टिसाइड और बिना केमिकल यूज़ किए अगर आप खेती कर लेते हैं तो आपका जो उत्पाद है वहाँ से जो निकलता है वो इट कैन बी सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक, तो उसको ऑर्गेनिक सत्यापित हो जाता है। लेकिन अब ये 2 साल में या 3 साल में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए हैं खेती में वो तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो तो वहीं के वहीं रहने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ आप प्रोडक्ट में जाएंगे। तो जो ऑर्गेनिक की जो डेफिनेशन अगर हम सही कहें तो ऑर्गेनिक बेसिकली वो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जहाँ पे फ्रॉम सीड टिल द रिटेलिंग और टिल इट गोज टू जब तक वो कस्टमर के पास जाता है खाने के लिए, अगर उस पूरी सप्लाई चेन में अगर पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया गया है तो उससे जो भी उत्पाद निकलेगा वो ऑर्गेनिक होगा। अब इस ऑर्गेनिक उत्पाद में ऐसा पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड हों, थोड़े बहुत मात्रा में इस्तेमाल तो नहीं किए गए हैं, लेकिन चूँकि उनका क्षय हुआ नहीं है, कंजम्पशन हुआ नहीं है, अभी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हैं। तो इसको जो अचीव करते हैं ऑर्गेनिक की प्रक्रिया को या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अचीव करने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है सीड से। अगर सीड ऑर्गेनिक कंडीशंस में बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के उस खेती में, उस फार्मिंग में उससे बनाया गया है, तो केमिकल के बहुत ही कम रेजिड्यूज जो बेसिकली नेचुरली हैं इस समय वही आ पाएंगे, और वहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग का या ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो अगर पूरी सप्लाई चेन में देखें कि जब आप ग्रो करते हैं, जब आप कल्टीवेट करते हैं, जब उसको आप खेतों में लगा रहे होते हैं, बीजारोपण कर रहे होते हैं, या फसल की देखभाल कर रहे होते हैं, या उसकी कटाई कर रहे होते हैं, या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, इन सब में जो अपने पुराने तरीके हैं, फॉर एग्जांपल फार्म यार्ड में जो गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से जो भी खाद आएगी उससे वर्मी कंपोस्ट बना के या इस तरह की खाद बना के नेचुरल तरीके से जब खेती की जाएगी और केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो जो सॉयल में जो प्रेजेंट केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्षय उनका होता रहेगा, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो हमारे फार्म से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं या फार्म से जो क्रॉप्स आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसी तरीके से जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं या प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बिना केमिकल के ही इस्तेमाल होती हैं ऑर्गेनिक में। तो चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फर्दर फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्टोरेज हो, सारे का सारा जो है वो एक केमिकल रहित एनवायरनमेंट में किया जाता है, वो इस तरीके से ताकि केमिकल का कंटेमिनेशन या क्रॉस कंटेमिनेशन वहाँ पे नहीं हो सके। इसके लिए इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट से कुछ बॉडीज अप्रूव्ड है। एपिडा इसको पूरा का पूरा इंडिया में कंट्रोल करती है, और एपिडा कुछ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को ये अप्रूव करती है कि वो इंडस्ट्री में जाएं, फार्मिंग पे जाएं, और ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है, उन सबको प्रमाणित करें, बार बार जाके देखें, ऑडिट करें। इंटरनल ऑडिट का भी सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी कंपनी अपने लगाती है, ये सब सुनिश्चित करने के लिए कि क्रॉप में या प्रोडक्शन में या प्रोसेसिंग में कहीं भी किसी केमिकल का इस्तेमाल ना हो। तो जब सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं वो अपने सैम्पल्स पिक करती हैं सॉयल में तो कोई कंटेमिनेशन नहीं है, टाइम टू टाइम क्रॉप्स के वो खुद से ये सैंपल कलेक्ट करती हैं, उनको चेक करवाती हैं, और जब प्रोडक्शन में आता है तो वहाँ भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है। किसी को भी परचेज करने के पहले मटेरियल जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, ट्रेडर से या फार्मर से या ऑर्गेनिक सर्टिफाइड बॉडी से, जब भी वो जाता है दूसरे के हाथ में, वहाँ पे हर जगह पे टेस्टिंग इन्वॉल्व है, पेस्टिसाइड्स की, हैवी मेटल्स की, इथाइलिन डाइऑक्साइड की, या किसी भी और तरीके की केमिकल कंटेमिनेशन की, चाहे सूडान डाई हो, चाहे किसी भी तरह का दूसरा केमिकल हो, उन सब की टेस्टिंग के बाद ही
जब रिपोर्ट आ जाती है तब सर्टिफिकेशन बॉडी उसको सर्टिफाई करती है कि अब ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरीके से जब कोई उसको बेचना चाहता है तो वो भी जैसे हमारी कंपनी अगर किसी को बेचना चाहे तो हम भी पूरी टेस्टिंग के साथ ही जब दूसरे को हैंड ओवर करेंगे उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, तो उस समय जाके वो लोग मानेंगे। सर्टिफिकेशन बॉडीज ये सर्टिफाई करेंगी कि हाँ ये ऑर्गेनिक है, सभी तरह की टेस्टिंग के बाद में। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स जो है इसके हैं, इंडिया में ये सर्टिफिकेशन बॉडीज अपीडा कंट्रोल करती है और सर्टिफिकेशन बॉडीज मॉनिटर करती हैं पूरे प्रोडक्शन को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, कुछ भी हो, अगर ऑर्गेनिक है तो उसको करती हैं। और इंडिया में जो इसका रेगुलेशन है उसको बोलते हैं NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यही सेम प्रोग्राम कुछ चेंजेस के साथ में US में जाना जाता है NOP के नाम से, विच इज़ नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम। EU में, यूरोपियन कंट्रीज़ में EU रेगुलेशन के नाम से, जापान में JAS, जापानीज एग्रीकल्चर सिस्टम, और कनाडा में कनाडियन ऑर्गेनिक रेगुलेशन COR। तो जगह जगह पे सभी जगह अपने अपने स्टैंडर्ड्स सभी कंट्रीज़ ने ऑर्गेनिक के इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो ये अगर हम आज की बात करें तो आज ये बड़ा ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इतने सारे कंट्रोल्स, इतने सारी टेस्टिंग इसमें इन्वॉल्व है कि शायद किसी को भी अभी मैनिपुलेट करना, जो शायद पहले कभी हो जाता होगा, ये करना कि किसी कन्वेंशनल प्रोडक्ट को या किसी नेचुरल प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक बुलाना चाहे तो शायद आज की समय में पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एपेडा के थ्रू काफ़ी अच्छे स्ट्रिंजेंट कंट्रोल इस चीज़ों पर लगा दिए हैं। धन्यवाद प्रीति। थैंक यू सो मच RC पाराशर सर। और आज का बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। मैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबका धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनको आज कुछ नई जानकारी मिली होगी, या पहले से भी अगर है तो एक रिकॉल, एक रिफ्रेश उन चीज़ों के बारे में हुआ होगा। तो सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। सबका नमस्कार। हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद। Yeah.